नमस्कार। एनसीईआरटी जगत के इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 6 को हम देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से तब शंकरन के मन में प्रश्न उठा होगा कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है। हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, इसका चुनाव हम स्वयं करेंगे। क्या यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यह प्रश्न सहजता से शंकरन के मन में उठा होगा। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की यह प्रक्रिया लगभग 50 वर्षों से ही अस्तित्व में है, लेकिन इससे पूर्व जो शासक हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो शासक कैसे बनते थे। तो हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ के खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ देखने में आता है कि पूर्व काल में लोग अपने राज्य के शासन को बचाए रखने के लिए या अपने आप को अधिक शक्ति से संपन्न और सामर्थ्य से युक्त बताने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे।
जिसमें घोड़ा था वो विभिन्न राज्यों में घूमा करता था। जिस राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया उससे युद्ध किया जाता था, और जिसने नहीं पकड़ा वह शांतिपूर्वक आकर के अश्वमेध यज्ञ में बैठ जाता था, यानी कि वह उस राजा की शक्ति के सान्निध्य में आ जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। पेशे के आधार पर ब्राह्मण निश्चित रूप से शामिल थे, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड भी करने वाले थे, यज्ञ की अगुवाई करते थे। क्षत्रिय थे, यानी कि राजा और योद्धा जो यज्ञ के दौरान सुरक्षा और प्रशासन का कार्य करते थे। वैश्य लोग भी आते होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि धन की आपूर्ति में मदद करते थे, व्यापार कृषि से जुड़े लोग थे। और शूद्र को कुछ स्थानों पर कुछ अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन तब भी वो यज्ञ स्थल पे तो नहीं, लेकिन अन्य अनेक से कार्यों में उनकी भी सहायता ली जाती थी। याज्ञ के जो विद्वान लोग थे, गुरु लोग थे, वो शास्त्रों के जो ज्ञाता थे वो भी आते थे। आम जनता और गणमान्य व्यक्ति भी यज्ञ में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से आते होंगे। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान ही माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यहाँ एक बड़े आश्चर्य की बात उत्पन्न होती है, जहाँ स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि पुरोहितों ने 4 वर्गों का विभाजन किया है और प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए, जबकि वेदों को तो अपौरुषेय कहा गया है। और ग्रंथ के रचने वालों ने यह बात भी कही है कि ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी कि ऋग्वेद भी स्वयं में कि वेद अपौरुषेय हैं, लेकिन यहाँ यह बताया गया है कि ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी इसे पुरोहित वर्ग ने ही रचा है। और पुरोहित वर्गों का यह जो कार्य था, उन्होंने अपने हिसाब से इसे वर्ण कहा। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए
और सबसे प्रमुख स्थान ब्राह्मणों का था इसमें, जिनका काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। यानी यह प्रक्रिया वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक काल की है, जहाँ ऋग्वेद के पश्चात अन्य ग्रंथ जब रचे गए थे, और इसको रचने वाले पुरोहित वर्ग ही थे। इन्हें ईश्वरीय वाणी कह कर के और इत्यादि के माध्यम से लोगों के मन में एक प्रकार से भ्रम की धारणा ही निर्मित की गई थी, ऐसा यहाँ पर भाव उत्पन्न होता है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यह जो केवल प्रभाव है, यह उन्हीं क्षेत्रों तक रहा जहाँ तक ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग थे, और उन्होंने ही वर्ण निर्धारण के द्वारा छुआछूत इत्यादि को सामाजिक आर्थिक असमानता इससे बढ़ाई। और इसका प्रमाण देते हुए यहाँ लिखा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यानी कि पुरोहित वर्ग उस स्थान पर अधिक प्रभावी थे जहाँ पर ये महाजनपद विशेष रूप से कार्यरत थे। प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। प्रश्न स्वाभाविक भी है और इसके विषय में भी स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया गया है। वर्ण व्यवस्था का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि ये समाज में असमानता और अन्याय को जन्म देती थी। वर्ण व्यवस्था में लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता था, जिससे समाज में निचले वर्गों को अधिकार और समानता नहीं मिलती थी। यह व्यवस्था कई लोगों के लिए अस्वीकार और अन्यायपूर्ण थी, क्योंकि यह उनके सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवसरों को सीमित करती थी। लोगों ने इस व्यवस्था को इसलिए भी विरोध किया क्योंकि यह सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती थी, जिससे समाज में तनाव और अविश्वास उत्पन्न होता था। और यह विरोध मुख्यतः उन लोगों द्वारा किया जाता था जिन्हें इस व्यवस्था में निचले और असम्मानित स्थान दिया गया था। यह इस प्रकार एक व्यवस्था का विरोध सामाजिक अन्याय, असमान अवसरों और भेदभाव के कारण हुआ था। आगे हम देखते हैं जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 57 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास, हस्तिनापुर और एटा के पास
अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। यह है वह धूसर पात्र। एक चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। यह है वो चित्रित धूसर पात्र। इस पर चित्र भी उकेरा गया है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी कर दी गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो यह है वह महत्वपूर्ण जनपद। कौन कौन से जनपद हैं? इन जनपदों का यदि नाम देखें तो कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, वैशाली, वज्जी, अंग, मगध, राजगिरी, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन। ध्यानपूर्वक यदि इन नामों को देखा जाए तो ये सभी नाम महाभारत में देखने में आते हैं। तक्षशिला का यह नाम जो है यहाँ, और गांधार यहाँ पर दिया हुआ है। अब तो यह स्पष्ट रूप से बहुत एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी नाम जो है वो महाभारत में कहीं न कहीं वर्णन में आते हैं। हस्तिनापुर का वर्णन है, जहाँ पर कौरव और पांडव रहते थे। कुरु वह क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र, जिसके नाम से जाना गया है। हरियाणा में आज भी यह स्थित है कुरुक्षेत्र। पांचाल, जहाँ से द्रौपदी थी। कौशल भी प्रसिद्ध है स्थान। वैशाली, वज्जी, मगध, अंग तो यहीं का था जहाँ कर्ण ने शासन किया था। अंगराज कर्ण जिनको कहा जाता है। अवंती और उज्जैन का नाम भी आता है, और गांधार जहाँ से गांधारी आई थी और शकुनी आए हुए थे। तो यह बातें कुछ महत्वपूर्ण संकेत करती हैं। और यह जो है, यह महाजनपद काल यानी 2500 साल पहले ये जो महाजनपद काल था, उस समय का यह एक नक्शा है भारत का। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे।
सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पृष्ठ 92 पर चित्र देखो के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। प्रश्न है कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। तो ऋग्वेद के राजा जो थे वो सामान्य उनका जीवन था। उनके बहुत बड़े विशाल महल नहीं हुआ करते थे और न ही वे सैनिकों को रखते थे। उनका सीमित क्षेत्र था और उनका जो शासन था अधिकतर धार्मिक और सामंती अधिक था। सैन्य शक्ति उनकी सीमित थी। महाजनपदों के राजा जबकि बड़े क्षेत्र पर शासक होते थे, प्रशासनिक व्यवस्था उनकी बड़ी होती थी, उनकी सेना बड़ी होती थी, वे सैनिकों को वेतन देते थे, पूरे साल उनको रखा जाता था और इनकी प्रशासनिक संस्थाएं अधिक सशक्त होती थीं महाजनपद काल के राजाओं की। और ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं की अपेक्षा ये अश्वमेध यज्ञ भी किया करते थे, जिसका उल्लेख पुस्तक में वर्णित है। यहाँ एक दृश्य छवि दिखाई गई है। कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। 2500 साल पहले कौशाम्बी यानी जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल है, उसका यह चित्र है। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। यानी महाजनपद काल के जो राजा थे, उनको ये सभी लोग कुछ न कुछ कर प्रदान करते थे। व्यापारी सामान खरीदने बेचने पर भी कर देते थे। पशुपालक जानवरों के उत्पाद कर के रूप में देते थे। आखेटक तथा संग्राहक जो थे वो जंगल से प्राप्त वस्तुएं देते थे। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। तो निश्चित रूप से यदि आखेटक का अर्थ होता है शिकार करने वाले और खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है खाद्य इकट्ठा करने वाले, तो उनके नाम से ही स्पष्ट है। तो वो निश्चित रूप से राजा को शिकार किए गए जानवर और संग्रहित खाद्य वस्तुओं की पेशकश करते होंगे। और
उपहार स्वरूप मांस, फल, अन्न तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उन्हें प्रदान करते होंगे। इसके अतिरिक्त वे राजा का सम्मान भी करते होंगे, ताकि यदि किसी भी प्रकार से शत्रुता इत्यादि का यदि कोई कार्य हो रहा हो, एक प्रकार से खुफिया विभाग जिसे कह सकते हैं, इसका भी वे कार्य करते होंगे निश्चित रूप से। और हर ढंग से यदि राजा किसी प्रकार का यदि शिकार में जाता था तो उनकी निश्चित रूप से सहायता भी करते होंगे। तो इस प्रकार से आखेटक तथा खाद्य संग्राहकों को राजाओं का सहयोग प्राप्त होता था। राजाओं को आखेटक खाद्य संग्राहकों का कर प्राप्त होता था। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। प्रश्न है कि क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो किन परिवर्तनों की यहाँ बात की जा रही है जिसे राजा प्रोत्साहन देते हैं? यानी यहाँ पर जो लकड़ी की जगह अब लोहे के फाल इस्तेमाल होने लगे हल में, और पौधों का केवल बीज बोने के स्थान पर पौधों की रोपाई शुरू हो गई, यानी पौधों को रोप करके बोना उन्हें। तो इन परिवर्तनों से सबसे अधिक लाभ तो राजा को ही होना था, क्योंकि यदि फसल अच्छी होगी तो इससे राजा को लाभ होगा। और कमर तोड़ मेहनत करते थे जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे या कोई दास या दासी, तो इस प्रकार से राजा को इससे अन्न के रूप में खाद्य पदार्थों की खाद्य पदार्थों को एकत्रित करने में उन्हें लाभ की प्राप्ति होती थी। तो इसलिए इस प्रकार के परिवर्तनों को राजा प्रोत्साहन देते होंगे। सूक्ष्म निरीक्षण का मगध। मानचित्र 4 पृष्ठ 57 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, ख जल वितरण और ग जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु या अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही।
बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ये सभी बातें मगध के शक्तिशाली होने के संकेत प्रदान करते हैं। यानी मैसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर, जो विश्व विजय करना चाहता था, वह भी ब्यास नदी के किनारे उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध के पास बहुत अधिक सामर्थ्य था, बहुत अधिक शक्ति थी। और उस समय नंद वंश का लगभग अंत ही होने जा रहा था। घनानंद संभवतः शासक थे और उसके पश्चात वहाँ चाणक्य के द्वारा प्रेरित मौर्य वंश के शासक का शासन होने जा रहा था। तो इस प्रकार से वहाँ की शक्ति, मगध साम्राज्य की शक्ति, ये कह नहीं सकते कि घनानंद का अंत हो चुका था। और वास्तव में उस समय जो मौर्य वंश के शासक थे, के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनका समय लगभग 326 ईस्वी के आसपास था। और 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आगमन हुआ था। इसका तात्पर्य यह है कि सिकंदर के समय घनानंद ही मगध के सिंहासन पर बैठा हुआ था और वो नंदवंश का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका पतन हो जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर वर्णित है कि यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये गंगा नदी और सोन नदी महत्वपूर्ण थी। जंगलों से उन्हें हाथी मिल जाते थे, लकड़ियाँ मिल जाती थीं और वहाँ लोहे की खान भी थी, तो इससे हथियार भी बनाने में उन्हें सहायता मिलती थी। तो इस बहुत से कारण ऐसे थे जिसके कारण मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। तो प्रश्न यहाँ पर यह भी उत्पन्न होता है कि इन सेनाओं और ऋग्वेद में वर्णित सेनाओं में क्या अंतर था। तो जैसा कि हमने ऋग्वेद की सेनाओं के विषय में देखा था, तो उन्हें कोई सैनिक के रूप में विशेष कार्य नहीं करना पड़ता था, बल्कि वहाँ के जो रहने वाले निवासी थे वे ही सेना के रूप में कार्य में जुट जाते थे उन्हें। और जबकि जो मगध के सैनिक थे या महाजनपदों के जो सैनिक थे, उन्हें नियमित रूप से जो है उन्हें प्रदान किया जाता था। महाजनपदों की सेनाएं अधिक संगठित थीं, स्थायी थीं, बड़ी संख्या में थीं और भिन्न भिन्न प्रकार के सैनिक जैसे पैदल सेना, अश्वारोही और सहायक दल शामिल थे।
और ये राज्य की सामरिक राजनीतिक हितों के स्थायी रूप से संचालन करते थे, राजा की सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो इस प्रकार से इनके विषय में हमने देखा। और ख है वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर एक अलग ही ढंग से शासन किया जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। तो वज्जी राज्य के विषय में हमने यह जाना कि इनकी जो शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ कहते थे, एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। इसमें कई शासक एक साथ मिल करके राज्य करते थे। इसमें एक व्यक्ति राजा नहीं था बल्कि सभी व्यक्ति ही राजा थे और वे सभी मिल करके क्या करना है, किस तरह से कार्य करना है, वो सभाओं में वाद विवाद किया करते थे। और कुछ लोगों को, जैसे स्त्री हो गए, दास हो गए, कम्मकार हो गए, इन लोगों को हिस्सा नहीं लेना था। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यानी कि संघ के प्रभाव में बुद्ध और महावीर थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनसे सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। यानी कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री जो थे वस्सकार, उनको बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था, क्योंकि और बुद्ध से वस्सकार थे, उन्होंने पूछा था कि हम इनके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, नहीं जो वज्जी संघ था इसके ऊपर हम आक्रमण करना चाहते हैं। तो बुद्ध ने वज्जी वासियों की उन्नति के लिए जो बातें कहीं कि वे यही थी कि जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक वे उन्नति करेंगे। यानी कि उनके ऊपर आक्रमण करना निरर्थक ही जाएगा। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे,
शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो एक प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है कि वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। तो सबसे पहला तो एक संघात्मक शासन व्यवस्था थी। वज्जी संघ में एक केंद्रीकृत राजा नहीं होता था, बल्कि एक संघ था जिसमें कई राजा होते थे। आम महाजनपदों में कह सकते हैं कि एक केंद्रीकृत राजा या शासक होता था। अब निर्णय लेने की प्रक्रिया की यदि बात करें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। वज्जी संघ में निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न गणों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे, आपस में चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होता था, तब जाकर के निर्णय लिए जाते थे। जबकि अन्य महाजनपदों में निर्णय अधिकतर राजा या शासक का ही होता था। और तीसरा यह कह सकते हैं कि एक प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता। वज्जी संघ के अंदर विभिन्न समूहों को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिली हुई थी, जिसमें वे अपने अपने क्षेत्रों को स्वयं संचालित करते थे। जबकि अन्य महाजनपदों में शासक का नियंत्रण अधिक सख्त होता था। तो इस प्रकार से वज्जी संघ की संरचना और शासन प्रणाली अन्य महाजनपदों से अधिक संघात्मक और लोकतांत्रिक थी, ऐसा कह सकते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। यानी बुद्ध के आशीष के बाद भी गुप्त वंश के शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो बुद्ध ने जो बातें कही थी संभवतः उनसे इन लोगों का ध्यान हट गया होगा, तभी गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थीं। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब इतना पढ़ने के पश्चात एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या एथेंस वास्तव में जनतंत्र था? तो इसमें सभी नागरिक सीधे कानून बनाने, राज्य के प्रशासन में भाग लेते थे। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हाँ, ये जनतांत्रिक था। लेकिन आज का जो लोकतंत्र है, यानी कि आधुनिक जो जनतंत्र है जो प्रचलित है, उससे यदि तुलना करें तो इसमें केवल स्वतंत्र पुरुष नागरिकों को ही राजनीतिक अधिकार थे, जबकि महिलाएं, दास, विदेशी निवासी इसमें शामिल नहीं थे। तो इस प्रकार से बहुत सीमित था, लेकिन तब भी एक जनतांत्रिक व्यवस्था कही जा सकती थी। लेकिन एक बहुत ही सीमित दायरे में था, क्योंकि औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था और सभी लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते थे।
कल्पना करो कि उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय में चर्चा की जा रही है। मगध के राजाओं द्वारा, वैशाली के तुम उस सभागार में अंदर झांक रहे हो। उन विषयों पर चर्चा की जा रही है कि तुमने क्या सुना, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वैशाली भी एक संघ में आता था निश्चित रूप से। तो यदि हम इसकी बात करें तो इस प्रकार की भावना उठती होगी जो हमने सुना कि हमें अपने गढ़ों के बीच एकता बनानी होगी, कूटनीतिक संबंध हमें मजबूत करने होंगे, संभवतः अन्य राज्यों के साथ गठबंधन भी करना होगा ताकि मगध के आक्रमण को रोका जा सके। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए हमें हर स्थिति में सतर्क और सजग रहना होगा। तो इस प्रकार की बातें वहाँ पर की जाती होंगी ताकि मगध का साम्राज्य वहाँ पर आक्रमण न कर सके। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को देखा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दिग्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले और गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। इस प्रकार से हमने इस पाठ को देखा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और यह पाठ संपूर्ण होता है। आगे के पाठ को हम क्रमशः देखते रहेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।